नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी तराई अंचल के किसानों एवं देश के रहवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनोद सिंह, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी बैंक, चाकघाट, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। दिल्ली के यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से पिछले 2 दिनों में वजीराबाद और चंद्रवाल प्लांट 2 दिन से बंद है। दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में जल बोर्ड की पानी की सप्लाई बंद है। दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से पिछले 2 दिन से वजीराबाद और चंद्रवाला प्लांट 2 दिन से बंद है। दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में जल बोर्ड के पानी की सप्लाई बंद। नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली के हिस्सों में पानी की काफी किल्लत है। बुराड़ी इलाके की कॉलोनियों में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ शुरू की नारेबाजी। कहा 50,000 के कर्जे लेकर पानी के कनेक्शन लिए, अब पानी नहीं मिलने से लोग हो रहे हैं परेशान। पानी माफिया गलियों में आवाज देकर बेच रहा है पानी की बोतलें। कॉल करने पर भी नहीं मिल रहे पानी के टैंक। जमीन का जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा का कुशक नंबर 2 गांव। ये दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड से नाराज हैं और इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा नाम कांता देवी है। मैं कुशक नंबर 2 से बोल रही हूँ। 2 दिन हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। बरमे का पानी ऐसा है, इससे नहा ले तो खुजली हो जाए, पीने के लिए तो क्या ही पिया जाएगा और बहुत सी बीमारी वगैरह लग जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ना टैंकर आ रहे हैं, ना कोई भी सुविधा नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? तो पहले भी समस्या हुई है या अभी समस्या? नहीं, पहले तो जब कभी पानी नहीं आता था तो ये भाई साहब जो है खेमचंद भाई साहब टैंकर मंगा दिया करते थे, लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ है कि पानी नहीं आ रहा है। तो फोन करने से भी आता नहीं। अब तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, पानी क्या भेजेंगे, फ़ोन ही नहीं। यहाँ जमीन का पानी बिल्कुल जहरीला है और दिल्ली जल बोर्ड का पानी 2 दिन से बंद है। ये लोग परेशान हैं, पीने नहाने को पानी तक नहीं। गरीब लोग खरीद कर पानी कैसे पिएं? इन लोगों ने कर्ज पर पैसे लेकर पानी के कनेक्शन लिए थे और अब पानी नहीं मिल रहा है। दरअसल यमुना में हरियाणा से जहरीला पानी आने से दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसलिए 2 दिन से वजीराबाद और चंद्रवाला प्लांट बंद है। ये प्लांट नई दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में पानी की सप्लाई करते हैं। पानी के इस एरिया के टैंक दूसरे एरिया में पानी ले जा रहे हैं, तो वहाँ इन टैंकरों को पानी लेने का नंबर नहीं मिल रहा है। अब इस एरिया के लोग काफी परेशान हैं। लोग टैंकरों के लिए 2 दिन से फोन कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई इलाकों में लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। पानी बेचने वाले माफियाओं ने पानी के ठेले बाजारों में, गलियों में उतार दिए हैं, जो आवाज देकर पानी बेच रहे हैं। अब गरीब आदमी पीने का पानी खरीदने को मजबूर है। पीने का तो खरीद लिया, पर कपड़े धोने और नहाने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। हैंडपंपों के दूषित पानी पर भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। महिलाएं तो यहाँ तक कह रही हैं कि आप सरकार ने तो उन्हें कलयुग ही दिखा दिया, क्योंकि जब पानी सब्जियों की तरह बिके तो इसे कलयुग ही कहेंगे। नाम बताएं? निर्मला जी बताएं। कुशक नंबर 2 में रहते हैं। बोलेंगे जब क्या समस्या है आप लोगों की पानी को लेकर? कब से है, क्या दिक्कतें आ रही है? 3-4 दिन हो गए हमारा पानी नहीं आ रहा, ठीक है। और हम लोग इतने गरीब थे कि हम लोगों को जब पानी वो टैंकर पे आता था, हमारे उतनी हम दवाई खाते थे कि तब जाके हम यहाँ खड़े होते थे, पानी नहीं मिलता था। आप दूसरों में हमारे इतने झगड़ा होता था कि आग मांगने के काबिल भी नहीं होते थे। हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये ब्याज पे उठाए, तब जाके हमने कनेक्शन भरे। और अब कनेक्शन भर के भी हम लोगों का अब पानी नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? सब कुछ हम सरकार को देते, वोट देते हैं, जहाँ वो कहते हैं वहीं जाते हैं। क्या सुविधा नहीं देते हम सरकार को? हमने तो सरकार बना रखी है। जब हम वोट देते हैं तभी तो सरकार बनते हैं, उनको कुर्सी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। कहाँ से पानी गंदा पानी आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा। पानी नहीं आ रहा है, गंदा पी रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है। खरीद हमारे पास पैसे होते, हम बर्मा का पानी भी खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए। अब इंतजार है, हरियाणा से शुद्ध पानी यमुना में आएगा और पुराना पानी आगे निकालेंगे, तभी जाकर प्लांट शुरू होगा। प्लांट शुरू होने के 12 घंटे बाद पानी की आगे सप्लाई शुरू हो पाएगी। अभी तो प्लांट शुरू नहीं हुआ है। अब साफ है कि राजधानी दिल्ली में पानी की और बड़ी दिक्कत होने वाली है। रशपाल यादव। रशपाल जी, क्या तकलीफ आप लोग इकट्ठा हुए हैं? तकलीफ ये है साहब, पानी बिल्कुल नहीं, न लाइन में आ रहा, न टैंकर आ रहे। विधायक महोदय जी को सुबह 8 बजे से फोन कर रहे हैं, 12 बजे तक फोन किया, फोन काट देते हैं। विधायक जी से कहा पानी की, उनके श्याम गोपाल हैं, उनको हमने कहा
तो उन्होंने कहा हाँ जी भेज रहे हैं। कल सुबह 8 बजे शाम तक कोई टैंकर नहीं आया। तब मैंने झंडे वाले फ़ोन किया को विधायक जी को फ़ोन किया। सुबह 8 बजे 12 बजे तक फ़ोन ही काट दिया, फ़ोन ही बंद, स्विच बंद कर लिया उन्होंने। अच्छा, जी जी। नहीं तो कल से पहले क्यों नहीं शुरू करा हमने? सारी जनता मार दी टैक्सी हमने। ये कल से पहले क्यों नहीं शुरू करा इन्होंने? कल से पहले मालूम था इनको? इनको तो मालूम परसों ही हो गया होगा। हाँ दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। स्वरूप नगर पुलिस ने बीती रात एक ट्रक में सवार 5 अनाज चोरों को धर दबोचा। ये लोग रात के वक्त हाईवे किनारे खड़े ट्रक से अनाज की बोरियां लूट लेते या चोरी करते थे। स्वरूप नगर पुलिस ने बीती रात एक ट्रक में सवार 5 अनाज चोरों को धर दबोचा। ये लोग रात के वक्त हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से अनाज की बोरियां लूट लेते थे। इनके ट्रक में चोरी के अनाज की बोरियां भरी मिली। इस गैंग ने पुलिस जांच के चलते रिश्वत देने की कोशिश भी की, जिससे पता चलता है कि इस तरह की गैंग पहले कई बार पुलिस की गिरफ्त से बच चुकी है। इनसे चोरी का अनाज खरीदने वाला एक लाला भी पकड़ा गया है, जो रात में चोरी का माल खरीदता था और सुबह 1 नंबर में बेचता था। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट विजय सिंह ने बताया कि स्वरूप नगर में कांस्टेबल संजय, सुभाष और मनोज वाहन की जाँच कर रहे थे। उसी दौरान एक ट्रक को जाँचने के लिए रोका, जिसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ हुई थी। पीछे अनाज की बोरियां लदी थी। पूछताछ के चलते ट्रक सवारों ने रिश्वत देने की कोशिश की, जिससे पुलिस कर्मियों को शक हुआ। उसी दौरान स्वरूप नगर एचएसओ भारत मीणा भी मौके पर पहुंच गए और इस गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि वह नरेला से वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे। पूछताछ के दौरान इस गिरोह की गिरफ्तारी से शाहबाद, डेहरी, समयपुरा, बदली व अन्य थानों में 10 केस सॉल्व हुए हैं। करीब 150 किलो सुपारी व 20 से ज्यादा अनाज की बोरियां बरामद हुई हैं। आरोपियों की पहचान संतोष, शंकर, शंभू, सलीम और प्रकाश के तौर पर हुई है। ये गैंग मर्डर और लूट के मामले में भी शामिल रहा है। इनसे चोरी का अनाज खरीदने वाला मोहन भी पकड़ा गया है, जो चोरी का अनाज खरीदकर अलीपुर के गोदाम में जमा करता था। सुबह उसे 1 नंबर में बेचता था। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है, जिससे हाईवे पर हो रही चोरी की वारदातों में लगाम लगाई जा सकती है। ये मामला जो है, स्वरूप नगर थाने की पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 5 जो है ये जो फूड ग्रेन है और सुपारी है, ये जो ट्रक से चुराते थे, उसकी डिटेल मैं अभी दूंगा आपको। और एक जो रिसीवर है इसमें मोहन, छठा, वो भी अरेस्ट किया है। बैकग्राउंड में जो है कल यानी अर्ली मॉर्निंग हमारा स्टाफ जो है पेट्रोलिंग पे निकला हुआ था, तो उन्होंने जब ये और कांस्टेबल मनोज स्वरूप नगर थाने के ये जब पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे, तो इन्होंने एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। जो रुकवाया तो उससे जब चेकिंग की तो उसमें से 2 लड़के भागने लगे, तो उनको शक हुआ। उसके बाद इन्होंने जो ट्रक में जो बाकी 3 लड़के और थे उनको पकड़ा, और उन्होंने ये भी देखा कि जो ट्रक की जो नंबर प्लेट है वो भी टेम्पर्ड थी, यानी अगली और पिछली टेम्पर्ड थी। तो इनको शक जाहिर हुआ। उसके आधार पर इन्होंने उनको दबोचा और पूछताछ जब ये करने लगे तो इनको कुछ 10,000 रुपये की इन्होंने ऑफ़र भी की हमारे स्टाफ को कि हमें जाने दीजिए, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को एग्री नहीं किया और फर्मली अपना काम किया और उनको थाने ले आए ट्रक समेत। ट्रक में जो है 27 बोरियां चने की थी, ऑलरेडी जो है इन्होंने स्वरूप नगर एरिया से चुराई थी एक और ट्रक से, और उस हिसाब से एक केस रजिस्टर किया हमने। जो स्वरूप नगर थाने में एक केस रजिस्टर किया कल, और पूछताछ में जो
इन 5 आदमी से जो पूछताछ हुई उसमें 10 इन्वॉल्वमेंट इनकी जो रिसेंटली जो इन्होंने की है वो वर्कआउट हुई। 10 में 6 समयपुर बादली की थी और एक। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के ईडीएमसी में नगर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा केजरीवाल सरकार ईडीएमसी को बजट न देने पर हुआ। पूर्वी दिल्ली के एडीएमसी में निगम पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा केजरीवाल सरकार एडीएमसी को बजट न देने पर हुआ। बीजेपी ने निगम पार्षद केजरीवाल सरकार को कोसने व उनके बकाया बजट लेने के बारे में कहने लगे और ईडीएमसी को दिल्ली सरकार के द्वारा बजट न देने को लेकर पिछली सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराने लगे और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अशब्द कहने लगे। तभी कांग्रेस के निगम पार्षद भड़क गए और नारेबाजी करते हुए मेयर की चेयर के सामने हंगामा करने लगे। कांग्रेस की विपक्षी नेता वरियम कौर ने सत्ता पक्ष के निगम पार्षद पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अशब्द कहने का आरोप लगाया है और माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस और बीजेपी और दिल्ली सरकार के इस आपसी झगड़े में पूर्व दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और विकास के नाम पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह झगड़ा कब तक खत्म होगा पता नहीं, लेकिन पूर्व दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी और अध्यापकों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्यों हुआ था? देखिए, हंगामा का कोई विषय नहीं होता है। एक्चुअली जो मेरे सम्मानित पार्षद हमारे विपक्ष के लोग हैं, मैं जो समझता हूँ कि जो विषय मान लीजिए आज मेयर साहब ने कहा कि कोई शॉर्ट नोटिस नहीं था, क्यों ना हम अपनी आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर लें कि ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुई और इसका हल क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए मेयर साहब ने हमें कहा और हम लोगों ने तैयार हो गए, दोनों पक्ष सत्ता और विपक्ष कि हाँ इस पर चर्चा हो। तो इसका चर्चा का विषय यही था कि चौथा वित्तीय रिपोर्ट सर अगर दिल्ली गवर्नमेंट लागू कर देती है और उसका पैसा दे देती है तो फिर हमारा कोई फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना बिल्कुल बेटर हो जाती है सर, और हमें तो ये समझ लीजिए सरप्लस हो सकता है जो हमारी देनदारी है सर। सफाई कर्मचारियों का एरियल बाकी है, ठेकेदारों को पेमेंट है और जो खर्चे हैं वो पूरा हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां है सर हमारे पास कि 120 करोड़ रुपया पर मंथ हमें चाहिए हर हालत में, विकास के छोड़ के सर। सरकारी अपने सफाई कर्मचारी, दूसरे एजुकेशन के, डॉक्टर के, हमारा और स्टाफ है, पेट्रोल डीजल और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट होते हैं उनका पेंशन। ये जो दिक्कत चल रही है कि डिमांड चल रही है कि उनसे मांगेंगे, क्यों नहीं निगम अपने पैरों पे खड़ा होता, क्यों नहीं अपने सोर्स उगाता है जिससे कि इनकम हो। सर एक्चुअली जो है पूर्वी दिल्ली नगर निगम, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 45 से लेके 50 लाख लोगों की आबादी है, बहुत घनी आबादी है, बहुत सारी यहाँ पर अनऑथोराइज कॉलोनी है, कुछ रेगुलाइज कॉलोनी भी है। थोड़ा सा इलाका ये जो है प्रीत विहार का सामने का, ये हाउस टैक्स देता है। हाउस टैक्स देने वालों में सर केवल 2 लाख लोगों के करीब में है, हमारे आबादी हमारी 50 लाख की है। इसीलिए हमने एक स्कीम लाई कि रेगुलाइज और अथोराइज कॉलोनियों में हाउस टैक्स लोग दें, और वो हमने ये किया कि 2004 से पहले का जो है 31 मार्च 2004 से पहले वो हम आम माफी कर रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2004 के बाद जो अमाउंट बनती है 500, 600, 1000, 2000। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। महोबा में घरेलू कलह और चुनाव न लड़ पाने से हताश युवक ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। महोबा में घरेलू कलह और चुनाव न लड़ पाने से दुखी युवक ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई
और आरोपी पति को हिरासत में लिया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा भरा। घटना से मृतक के परिजनों में खासा कोहराम मचा हुआ है। महुआ शहर कोतवाली के ग्राम मामना गांव में शाम के वक्त उस समय सन्नाटा पसर गया जब खेत पर जानवरों को चरा रहे पति देवीदीन ने अपनी पत्नी राजकुमारी से कहा सुनी के बाद पहले तो उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। जब देवीदीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने तमंचे से उस पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिजनों में अफरा तफरी मच गई और गोली की आवाज सुनकर मौके पर पड़ोसियों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। आनन फानन में लोगों द्वारा इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना को लेकर आरोपी के भाई ने बताया कि देवीदीन पंचायती चुनाव में लड़ने का इच्छुक था, लेकिन परिजनों के मना करने से न वो चुनाव लड़ सका और न ही परिवार के अन्य लोग, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसका इलाज भी परिजन करा रहे हैं। इसी के चलते पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था। आज भी खेतों में पत्नी राजकुमारी का अपने पति देवीदीन से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने तमंचे से उसे गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पहुंचे सीओ सदर संदीप यादव ने घटना के बाद शव के पास खड़े आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस घटना के वास्तविकरण जानने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि आरोपी हिरासत में है। जो तथ्य सामने आए हैं उस पर जांच चल रही है। घटना की वजह क्या है इसको भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा बड़ा भाई चुनाव की टेंशन के कारण से पागल हो गया था। उसका इलाज भी मैंने 2-3 जगह कराया है। कागज पत्र उसके रखे हुए हैं। और हमारी भाभी जो भैंसियां लेके आई थी हार में आई, पीछे से वो आया तो उसने इसकी यहाँ कोई नहीं था, 2 आदमी थे। भाभी ने चिल्लाया भी यहाँ, लेकिन कोई नहीं था, दूर थे आदमी, और उसने गोली मार दी। चुनावी टेंशन क्या कुछ समझ नहीं आया? चुनावी माने चुनाव गांव में जो हुआ है उसके कारण से वो टेंशन मानता था आदमियों से, इससे उससे उससे। मैं भी प्रधान रहा हूँ तो वो कह रहा था कि तुम चुनाव लड़, मैंने कि मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। तो जब मैं नहीं लड़ा तो वो टेंशन सी मनाया रहा। तो बस यही मैं उसने चुनाव ना लड़ने से वो निराश हो गया। जी। इससे पहले तुम प्रधान रहे? जी। भाई प्रधान रहा? हाँ, मैं रहा हूँ, मेरी घरवाली रही प्रधान। क्या उम्र थी भाभी की? भाभी की उम्र है वही 45-46 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उसके। घटना हुई राजकुमारी, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उसके पति द्वारा 315 बोर के तमंचे से उसके सर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। और इस घटनाक्रम पे सूचना पे हम लोग मौके पर पहुंचे और अभियुक्त शीघ्र ही गिरफ्तार हो गया है, जिसको कोतवाली में बैठा दिया गया है। और घटना स्थल से जो पूछताछ में जो चीजें सामने आई हैं, उनके परिजन भी हैं, गांव के लोग भी हैं। उनका कहना है कि ये जो प्रधानी का चुनाव हुआ उसी के उस समय से ये थोड़ा सा मेंटली रूप से डिस्टर्ब चल रहा था, जिसका वैधि और झाड़ फूक इलाज ये लोग करवा रहे थे। और ग्राम वासियों का भी कहना है कि वो अनाप शनाप बकता फिरता रहता था और कुछ इसी दिमागी हालत के चलते आज इसने वारदात कर दी है। महुआ उत्तर प्रदेश से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। मऊ घोसी थाना क्षेत्र के मछवारा बाजार स्थित यूनियन बैंक की शाखा में चोरों ने कटर मशीन से मुख्य द्वार काटकर अंदर घुस गए और बैंक के कक्ष में रखी गार्ड की बंदूक और गोलियां उठाकर फरार हो गए। मऊ घोसी थाना क्षेत्र के मछवारा बाजार स्थित यूनियन बैंक की शाखा में चोरों ने कटर मशीन से मुख्य द्वार काटकर अंदर घुस गए और बैंक की कक्ष में रखी हुई गार्ड की बंदूक और गोलियां उठा ले गए। जबकि घटना के दौरान रुपए की रिसीविंग मशीन में आग लगा दी। जाते जाते चोर सीसीटीवी कैमरे के सिस्टम को उठा ले गए। मामले की सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद उपाध्याय ने दल बल के साथ स्थिति का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से 2 कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद उपाध्याय ने निलंबित कर दिया और मामले की जांच क्षेत्रीय अधिकारी वंशीधर मिश्रा को सौंप दी। मऊ उत्तर प्रदेश से आरिफ रिजवी की रिपोर्ट। मऊ की एक कंपनी में आग लग गई, जिसमें तकरीबन 25 लाख की कीमत की सारी फिनिशिंग के सामान जलकर खाक हो गया। थाना सरायल खलसी क्षेत्र के औद्योगिक स्थल में संदिग्ध परिस्थिति में एक कंपनी में आग लग गई। इसमें करीब 25 लाख की कीमत की साड़ी, फिनिशिंग मटेरियल, सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि एक कर्मचारी से बवाल हुआ था, उसने ही आग लगाई होगी, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। 8:30 बजे आग लगा है। एक संतोष नाम के थे, वो लेबर हैं, वही आए, हमको धमकाए हैं कि भोसड़ी वाला गेट खोलो, नहीं तो तुमको भी इसमें जला देंगे। अपना वो साड़ी ओड़ी जैसे रख के मशीन पे अपना तेल गिरा कर बाहर कर चले गए, चाबी भी लेकर कह रहे हैं भोसड़ी वाले भाग जाओ यहाँ से। ये एम्ब्रॉयडरी मशीन किसकी है? ये
अनिल खंडवाल के सर। अच्छा, ये मतलब कहाँ आग लगा दिया? कुछ पुरानी विवाद थी आपसे? ये सर ऐसा है कि जैसे बात हुआ था ना, उनके बड़े भाई एक आलोक हैं, ये हुआ है कि उनका हिसाब बन गया था कि मतलब ये काम नहीं करेंगे, सेठ उनका बना दिए, भाई मन बड़ा ही कर रहे थे, तो इसी टेंशन में ये काम हुआ है। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है? अरे सर यही 2-2.5 लाख का, 1 लाख 2 लाख का पड़ता है सर एक मशीन। अच्छा, ज्यादा नुकसान है। क्या नाम होता है? सुशील अग्रवाल, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोसाइटी के हम अध्यक्ष हैं। और हमारे बगल में फैक्ट्री हमारी है ज्योति इंटरप्राइज एम्ब्रॉयडरी की, बगल में अनिल खंडेवाल की फैक्ट्री है। किस तरह फैक्ट्री में आग लगी है? ये एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री है, 2 मशीन इनकी लगी है एम्ब्रॉयडरी। हमें 9-10 पर सूचना मिली कि फैक्ट्री में आग लगी है। किसकी फैक्ट्री में लगी है ये मुझे हम न सुने। नुकसान कितने की है? सुना नुकसान इनके कोई कर्मचारी है, संभवतः उन्होंने किया जो सामने बात आ रही है। बाकी मऊ उत्तर प्रदेश से आरिफ रिजवी की रिपोर्ट। पीलीभीत की थाना बिसलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 किलो चरस के साथ 2 लोगों को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। यह लोग नेपाल से पीलीभीत व शाहजहांपुर से चरस सप्लाई करते थे। पीलीभीत की थाना बिसलपुरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 किलो चरस के साथ 2 लोगों को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। यह लोग नेपाल से पीलीभीत व शाहजहांपुर में चरस सप्लाई करते थे। बिलासपुर कोतवाल आज अपनी टीम के साथ जब चीनी मिल चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 बाइक सवार पुलिस की चेकिंग होते देख वहां से भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए गुड्डू व मुन्ना दोनों ही आरोपी बिसलपुर के थे। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ की है। यह लोग नेपाल से चरस लाते हैं और पीलीभीत के पूरनपुर से होते हुए बिसलपुर व शाहजहांपुर में छोटे चरस के सप्लायरों के हाथ पटक देते हैं। ये चरस पकड़ी गई है, इसके बारे में ये आज चेकिंग में मैं फोर्स के कर रहा था चीनी मिल के पास में, तो 2 लड़के मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनसे 4 किलो 100 ग्राम चरस पकड़ी गई है चेकिंग के दौरान। और ये लोग पूरनपुर से नेपाल के रास्ते से आने वाली चरस को लाते थे और छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ लोगों को बेचते थे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। अब तो बलात्कार की कीमत भी खुल गई है। 10,000 रुपए में आप किसी पर भी रेप का आरोप लगवा सकते हैं। जी हां, ताजा मामला पीलीभीत से आया है, जहां न्यूरिया थाना क्षेत्र में पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर चलती कार में युवती के साथ गैंगरेप का मामला जांच में फर्जी निकलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अब तो बलात्कार की कीमत भी खुल गई है। 10,000 रुपए में आप किसी पर भी रेप का आरोप लगा सकते हैं। जी हाँ, ताजा मामला पीलीभीत से आया है। यहाँ न्यूरिया थाना क्षेत्र में पीलीभीत टकनपुर हाईवे पर चलती कार में युवती के साथ गैंगरेप का मामला जांच में फर्जी निकलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल युवती ने थाने में गैंगरेप की तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस की प्रथम दृष्टि जांच में मामला फर्जी प्रतीत होने पर जब पुलिस ने युवती से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारे राज खोलते हुए कहा कि एक युवक पर जमीनी विवाद के चलते अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत गैंग रेप लगवाने की बात स्वीकारी। चर्चा है कि युवती ने एक युवक से 10,000 रुपए लेकर 2 सगे भाइयों पर फर्जी गैंग रेप का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस अधिकारी फर्जी गैंग रेप का आरोप लगाने वाले युवती और षड्यंत्र रचने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड के खटीम की रहने वाली इस युवती ने थाना न्यूरिया पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह रिश्तेदारों से मिलकर बरेली से पीलीभीत आई और छतरी चौराहे पर बस के इंतजार में घर जाने के लिए खड़ी थी। उसी समय 2 युवक ने खुद को भी खटीम जाने का बताकर लिफ्ट देने के बहाने उसको कार में बैठा लिया और पीलीभीत टकनपुर हाईवे पर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप की तहरीर मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। युवती के विरोधाभास बयान और मामले की जांच में मिली जानकारी से फर्जी गैंगरेप का आभास होने पर जब पुलिस ने युवती से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। सुनिए आरोप लगाते समय युवती ने क्या कहा था। उन्होंने बलात्कार किया। लड़कों ने। जानती हो? नहीं। नहीं जानती? नाम जानती हो उसका? वो आपस में नाम लेते, बंटी और सचिन। पुल से पीछे जो है। पुल से पीछे? हाँ। कौन सी? बाग नहीं बना जो आप लोगों को दिखाया नहीं अभी आपको। कब हुई थी घटना? कल रात। कितने बजे? 10 साढ़े 10 हो रहा था टाइम।
10:30 बजे? पता नहीं मेरे ख्याल से इतना हुआ था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? चाची घर से आई थी, अपनी बड़ी खराब हो गई थी मैजिक यहाँ पर। कहाँ से आ रही थी? चाची के घर से। चाची वहाँ रहती है तुम्हारी? बरेली में। मैजिक से खराब हो गई थी मैजिक रास्ते में। फिर वो 2 कार वाला है, उन्हें रोके गए, उन्हें दीदी नमस्ते बोला, मैं कहा नमस्ते, मैं जानती नहीं तब भी मैंने कहा नमस्ते। उन्होंने कहा कहाँ जा रही? मैं कहा खट्टी माँ। तो वो कह रहे हैं बैठो हम ले चल रहे हैं खट्टी माँ, तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने गाड़ी मुड़ा रही थी जो मैंने। तो तुम बैठ गई गाड़ी में? हाँ, रात हो गई थी काफी, मैं बैठ गई थी। खट्टी माँ तक गया तो मैं भी खट्टी माँ ही आऊंगी। फिर उन्होंने रेप किया। और अब खुलासे के बाद युवती क्या बयान दे रही है? चलाया था कि भाई रास्ते में कह दिया था उसने, समझा तू ऐसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं करेगी तो तुझे जान से दूंगा तेरे घर वालों को। तो तुम अकेले उसके साथ चली आई थी? नहीं। हाँ, और कौन था? मम्मी भी बोल लेके आया था, घर दिखाने के बहाने लेके आया था। घर दिखाने लाया था कि हम घर दिखा रहे हैं यहाँ, और धमकी दे दी फिर उसने। यहाँ पुलिस की कार्रवाई से पूछताछ के बाद युवती ने बताया कि एक वकील के माध्यम से अभिषेक नाम का एक युवक उसको मिला था। उसने उसको शादी करने का झांसा देते हुए रिश्ते के 2 सगे भाइयों पर गैंगरेप का आरोप लगाने के लिए कहा था और आरोप न लगाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे उसने 2 सगे भाइयों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि अभिषेक का अपने रिश्ते के भाई बंटी और सचिन से जमीनी विवाद चल रहा है। रंजिशन अभिषेक ने बंटी और सचिन को फंसाने के लिए युवती को 10,000 रुपए देकर उन पर गैंगरेप का फर्जी मामला बनवाया था। फिलहाल फर्जी गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती पुलिस के शिकंजे में है और पुलिस षड्यंत्र रचने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। अब तो मानिए कि सभी बलात्कार सच्चे नहीं होते, लेकिन हमारा कानून कहता है कि अगर कोई भी महिला ऐसा आरोप लगाए तो फौरन मुकदमा लिखिए। लेकिन अब लोगों ने इस कानून का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है और इससे अपना धंधा बना लिया है। लेकिन इस बार पुलिस की सूझबूझ से 2 निर्दोष फर्जी मुकदमे से बच गए। सर, एक युवती ने कल जो है कार में गैंगरेप का जो है की तैयारी थी और अब जो है वो केस से जो मुकर रही, क्या मामला है सर? इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ये सारा मामला झूठा है। इसमें जब जांच में एसओ न्यूरिया को भेजा गया तो जांच में पाया गया कि इस युवती के उस लड़के के साथ शादी की बात चल रही थी। वो लड़का इनको यहाँ लेकर के आया कि मैं घर दिखाता हूँ और उसने धमका करके इनसे कहा कि तुम ऐसे ऐसे कहना, और इसने सारी मनगढ़ंत कहानियां बताई। जब घटनास्थल पर गए तो ये घटनास्थल भी नहीं बता पाई, न ये किसी किस्म की कोई सच बात बता पाई। फिर बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने बता दिया कि जो है इसने मुझे वकील के यहाँ ले जा करके सिखाया, वैसे वैसे ही मैंने कह दिया, किंतु मेरे साथ कोई ऐसा काम नहीं हुआ। ये सारी घटना झूठी है। युवती सर आरोप लगाया कि उसने 10,000 रुपए लेके ऐसे संगीन आरोप लगाए। इसके संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं कि उसने पैसा लिया या नहीं लिया। उसकी स्थिति ऐसी लग नहीं रही है अभिषेक की, किंतु फिर भी जांच की जा रही है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। एक तरफ किलकारियां और दूसरी तरफ मातम, ऐसा ही कुछ सीएचसी पूरनपुर में देखने को मिला। जी हां, आज प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। एक तरफ किलकारी और दूसरी ओर मातम, ऐसा ही कुछ सीएचसी पूरनपुर में देखने को मिला। आज प्रसव के दौरान एक प्रसूति की मृत्यु हो गई। हालांकि युवती पहले तो ठीक बताई जा रही थी, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में प्रसूति पुष्पा को आज प्रसव के लिए सरकारी एचएमसी लाया गया और भर्ती कराया गया था। स्टाफ नर्स ने प्रसूति पुष्पा की डिलीवरी तो नॉर्मल करा दी, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ गई। प्रसूति ने एक बच्ची को जन्म दिया जो ठीक बताई जा रही है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं एससी के डॉक्टर अपने बचाव में लगे हुए हैं। पीड़ित की माने तो डॉक्टर पुष्पा की मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि प्रसव के पूर्व सभी जांचें ठीक थी, लेकिन प्रसव के बाद अचानक पुष्पा की हालत बिगड़ गई, इससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद जी, ये जो महिला की मौत हुई है कौन है आपकी और किस तरीके से मौत हुई है इनकी? हमारी भाभी हैं और ग्रेड नंबर 21 तो ढक्का चाट की रहने वाली है और डॉक्टरों के लापरवाही से इनका एक्सपायर है। क्या डॉक्टर यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था? कोई नहीं थे, हम आए इसके बाद कोई डॉक्टर नहीं थे यहाँ। बुलाने जाओ तो वहाँ कोई कुर्सी पे भी नहीं है। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेड नंबर 21 और ढक्का चाट। क्या नाम है आपका? गोविंद। पेशेंट सैंपल था, सही था, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हार्ट पेशेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने पहले जांच नहीं करी और आप कह रहे हैं कि हार्ट पेशेंट है।
कौन कह रहा है हार्ट पेशेंट? वो डॉक्टर कह रहे थे अभी। नाम जानते हैं डॉक्टर का? जी अभी हम नाम नहीं जानते हैं, जो लाल जैकेट पहने थे। टीएससी के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र का कहना है कि प्रसूति का प्रसव ठीक से कराया गया, लेकिन उस वक्त रक्तचाप की वजह से उसकी मौत हो गई। इसमें अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन का कोई दोष नहीं है। सर जी, ये महिला की मृत्यु ये कैसे हुई? क्या ये 12:10 पे हॉस्पिटल पे आई थी। ढक्का चाट की पुष्पा थी। इसकी 2 डिलीवरीज पहले हो चुकी थी, दोनों ऑपरेशन से बाहर हुए थे और ये बाहर जो है प्राइवेट पे इलाज करा रही थी। जब यहाँ पे आई थी तो फुल डायलिटेशन पे थी। 12:20 पे इससे जो है बच्चा डिलीवर हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी लेबर रूम में। उसके बाद जब ये थोड़ा स्टेबल हो गई तो इसको वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में जब शिफ्ट किया गया तो ये पूरी तरीके से ठीक थी और जहाँ जब आई थी तो उसके वाइटल सारे नॉर्मल थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद इसने चाय पी, बिस्कुट खाया और लेट गई। लेटने के 20-25 मिनट बाद जो है इसके घर वालों ने आके बताया कि जो है वो कुछ बोल नहीं रही है। तो जाके देखा और हमारे डॉक्टर साहब ने ट्राई किया, लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर अभिनव पांडे थे, सबने ट्राई किया लेकिन वो नहीं बचा पाए। ये हार्ट अटैक की वजह से, सडन कार्डियक अरेस्ट में आने की वजह से इसकी डेथ हुई। परिजनों का कहना है डॉक्टर की लापरवाही रही है, जो कि नहीं, इसमें किसी डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं रखती है, क्योंकि मरीज का कोई ब्लीडिंग हो नहीं रही थी, कोई पीपीएच वाला केस नहीं था, इसका कोई एमसी रिकॉर्ड नहीं है। ये पहले भी कभी हमारे अस्पताल में आके इसने कोई जांच भी नहीं कराई थी। इसलिए क्या प्रॉब्लम थी या पहले से क्या हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डिलीवरी जो हुई वो नॉर्मल हुई? हाँ, डिलीवरी नॉर्मल हुई। बच्चा ठीक है, बच्चा यहीं पे है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। वहीं जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में अनेकों लापरवाही बता रहे हैं। अभी कुछ ही माह पूर्व ईसीएससी में एक डॉक्टर के कमरे से गरीबों में बांटने वाली दवाएं मिट्टी में दबी मिली थी, जिसकी प्रशासनिक जांच अभी चल रही है। क्या नाम है आपका? हाजी लाडले, व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ। लाडले साहब जी, जो यहाँ पे एक महिला की सरकारी हॉस्पिटल में मौत हुई है प्रसव के दौरान, ये क्या मामला है? अपना डॉक्टर यहाँ पर सब डॉक्टर से लापरवाह है। कोई अनडिप्लोमा होल्डर है, कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल की सीखी हुई शिक्षिकाएँ हैं जिनको कोई 30 नहीं है करने की। डॉक्टर लोग सारे गौर लापरवाही करते हैं, पैसे लेने में नर्सें मस्त रहती हैं दिन भर। इनको पैसा चाहिए, कोई मरीज मर रहा है, जिंदा हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है इस बात से, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। डॉक्टर अपनी मस्ती में रहते हैं, दिन भर शराब पीते रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, रूम में बैठ कर ओपीडी करते हैं। तो इनको किसी हत्या हो रही है, कोई मर रहा है, इस बात की कोई मतलब नहीं है। ये मामला कौन से हॉस्पिटल का है? ये CSC पूर्ण हॉस्पिटल का मामला है। यहाँ के डॉक्टर, सारे डॉक्टर अपने कमरों में बैठ कर ओपीडी करते हैं और महिला की डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी के बाद वहाँ पर कोई महिला डॉक्टर उपस्थित नहीं थी, अच्छी ढंग की नर्स उपस्थित नहीं थी। डिलीवरी होने के बाद उसको मुड़कर देखा नहीं गया, महिला तड़पती रही। महिला का पति डॉक्टर को ढूंढता रहा, कोई डॉक्टर नहीं मिले। उस टाइम जब उसकी मौत हुई तो उस टाइम कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था हॉस्पिटल में? उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर, महिला का पति इधर उधर भागता रहा, तड़पता रहा, डॉक्टर को पूछता रहा। डॉक्टर अपने कमरों में बैठे हुए लापरवाह आराम फरमाते रहे। इसकी वजह कुछ मीडिया के लोगों को लगी, उन्होंने सीएमओ को फोन किया, उसके माध्यम से डॉक्टर तक खबर पहुंची, कई स्टाफ वहाँ पर पहुंचा, उसकी देखभाल की। क्या लगता है अगर डॉक्टर अगर इसमें अगर थोड़ी तेजी अगर दिखाते तो उस महिला की जान भी बिल्कुल बचाई जा सकती थी, बिल्कुल महिला की जान बचाई जा सकती थी। पीलीभीत से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।